अधीर अपने बदन पर शर्ट ना पाकर असहज और अचंभित सा खड़ा था। उससे भी ज़्यादा सदमे की बात ये थी कि सानवी भी यही है, लेकिन उसके चेहरे पर असहजता के कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। हाँ, वो थोड़ी डरी हुई सी जरूर नजर आ रही थी। सोनू, ये क्या? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं इस स्थिति में, और ये सब। अधीर बोलते बोलते ठहर गया क्योंकि उसकी नज़र आग पकड़ती शर्ट पर पड़ चुकी थी। उसका ऑफिस बैग भी जमीन पर धूल में सना पड़ा था। मेरी शर्ट, प्लीज़ कुछ बताओ मुझे सच में कुछ याद नहीं आ पा रहा। सानवी उसको परेशान होता देख बोली। अधीर, तुम अब यहाँ नहीं आओगे। उसकी बात सुन अधीर और भी आश्चर्य में था। पर क्यों? वो इससे ज़्यादा कुछ भी बोल ना सका। क्योंकि मैं कह रही हूँ तुम नहीं आओगे, मतलब नहीं आओगे। सानवी के होठ थरथरा रहे थे। वो आज की घटना से वाकई डर चुकी थी। लेकिन मुझे कुछ तो बताओ, मैं यहाँ ऐसे क्यों? अधीर इस बार विनती के स्वर में बोला। वो मिष्टी मिष्टी कुछ ठीक नहीं। तुम्हें शायद अंदाज़ा ना हो, लेकिन वो पसंद करती है तुम्हें। मैं बहुत पहले जान चुकी थी ये बात, लेकिन मुझे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो अपनी चाहत से हमको अलग नहीं कर सकती थी। लेकिन सानवी एक पल को ठहरी, लेकिन अधीर को बात कुछ समझ नहीं आई। लेकिन अधीर, वो कुछ तो गलत कर देगी। क्या क्या गलत कर देगी? तुम साफ साफ कहो। वो जब तुम गेट पर खड़े थे तब उसने कुछ ऐसा किया जिससे तुम सम्मोहित हो सको। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सोनू। मिष्टी, क्या और क्यों, कैसे? वो तुम्हें पाना चाहती है अधीर, तभी तो उसके सम्मोहन से तुमको मुझ में वही नजर आई। सोनू, अधीर कुछ कहता उससे पहले सानवी ने उसे टोक दिया। अधीर प्लीज़, तुम यहाँ मत आना। कुछ ही दिन की बात तो है। मैं तुम्हें खो नहीं सकती अधीर। और मिष्टी की आंखों में तुम्हें हासिल करने की तमन्ना देखी है मैंने। तुम घबराओ मत। अधीर उसकी कपकपाती आवाज़ में उसका डर महसूस कर पा रहा था, तो उसे तसल्ली देने की कोशिश की और मन ही मन सोचने लगा, क्या किस्मत है मेरी। मुश्किल से खुशियाँ मिली है मुझे ज़िंदगी में, उनको भी किसी की नज़र लगने को है अब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं। लेकिन ये मिष्टी, इसका क्या माजरा है? जो भी हो, अब इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैं यहाँ इस स्थिति में खड़ा हूँ और उसके बाद भी मुझे कुछ याद नहीं। नहीं, फिर तो वो कोई आम लड़की नहीं। मुझे किसी को मौका नहीं देना है कि कोई मेरी खुशियाँ छीन पाए। तुम कहाँ खो गए? सानवी उसे खोया देख बोली। नहीं, कहीं नहीं। तुम मेरी बात सुनो, अब और नहीं। बस 10 से 12 दिन के बाद तुम चलना मेरे साथ। हम शादी कर रहे हैं अब। अधीर ने बहुत गंभीर होकर और काफ़ी सरल शब्दों में ये बात कह डाली थी। लेकिन अधीर पढ़ाई, सानवी अचानक हुए फैसले पर अचंभित थी। मुझे कुछ और नज़र नहीं आ रहा है सानवी। मुझे मेरी किस्मत पर भरोसा नहीं है। ये कब, कहाँ, मुझसे क्या छीन ले नहीं पता। सब कुछ खोया है मैंने ज़िंदगी में। तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगा। इतनी ताकत, इतनी जान नहीं बची है अब मुझ में कि फिर से कुछ खोकर जिंदा रह सकूं। अधीर एक सांस में सब कुछ बोल गया। इस बीच उसने कई दिनों बाद सानवी को सोनू ना कहकर उसके नाम से ही बुलाया। अधीर, मेरी पढ़ाई नहीं, लेकिन क्या तुम भी पढ़ाई छोड़ दोगे? सानवी अब भी राजी नहीं लग रही थी। अभी बस तुम्हें यहाँ से ले जाना है, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत घबराहट लग रही है। अब लगता है जैसे कुछ गलत हो जाएगा अगर और देर की तो। नहीं नहीं, बस तुम तैयार रहना, मैं जल्द से जल्द सब मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। 8 से 10 दिन में आकर ले जाऊँगा तुम्हें। अधीर कुछ पल रुका, फिर सानवी से नज़र मिलाकर बोला, चलोगी ना मेरे साथ? सानवी भी उस पर नज़रें टिकाकर बोली, तुम्हें ये पूछना वाजिब लगता है? क्या तुम ही मेरे हमदर्द हो? मैं तुम्हारी नहीं। मेरा यहाँ तुम्हारे सिवाय कुछ और नहीं। अगर मैं मुकरना भी चाहूँ तो ये दिल, ये कदम और ये किस्मत तुम्हारे पीछे ले जाएगी मुझे। अधीर उसकी बात पर निश्चल मुस्कुरा दिया। तो बस अब इंतज़ार खत्म हुआ हमारा। सानवी ने भी उसकी इस बात पर मुस्कुराकर सहमति जताई थी। अब चलूँ मैं? अधीर को आखिर ऑफिस की याद आ ही गई। नहीं तो वो भूल ही चुका था। कहाँ? सानवी ने सवाल किया। उसे भी याद कहाँ रहा था। अभी घर जाऊंगा, फिर वापस तैयार होकर ऑफिस। इस हालात में ऑफिस गया तो अच्छा नहीं लगूंगा। अधीर शरारत से बोला तो दोनों हंस दिए। दोनों अपनी हंसी से सब सामान्य दिखाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन हकीकत ये थी कि वो दोनों ही इस समय एक अजीब से डर में घिरे हुए थे। अधीर ने जमीन पर पड़ा अपना ऑफिस बैग उठाया और उस पर लगी धूल साफ की। कुछ देर बात करने के बाद दोनों अपने रास्ते चल दिए। सानवी भी क्लास में ना जाकर घर ही चली गई, लेकिन उसके दिमाग में इस वक्त काफ़ी कुछ चल रहा था। उसके मन में चिंता पनप रही थी कि आखिर मिष्टी क्या चाहती है, ये जानते हुए भी कि अधीर उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं रखता। लेकिन आज जो देखा उससे सानवी इतना तो समझ गई थी
कि मिष्टी उन दोनों के लिए खतरा बन सकती है। उसे भी अधीर के फैसले के पीछे का डर महसूस हो रहा था। वो अधीर की मनोस्थिति समझ रही थी। क्या सोचकर अधीर ने आज अचानक शादी की बात कही। दूसरी तरफ अधीर ने अपना पूरा मकान अगले 5 से 7 दिन में मैनेज कर लिया था। बस उसे यहाँ अब सानवी की कमी लग रही थी। उसके आने के बाद ही ये मकान घर बन जाएगा। उसके बाद वो 2 बार कॉलेज गया लेकिन सानवी से नहीं मिल सका। वो उसे कहीं नज़र नहीं आई थी। आज वो अपने आप को मजबूत किए हुए रंजन के कैबिन के बाहर खड़ा था। उसकी मदद रंजन ही कर सकता था। बहुत हिम्मत करके उसने कैबिन का दरवाज़ा हल्का सा खोला, फिर खटखटाया। रंजन अपनी फाइल में व्यस्त था। आवाज़ सुनकर उसने नज़रें उठाई। दरवाजे पर खड़े अधीर को देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे अधीर, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। उसके कहते ही अधीर अंदर आ गया। बैठो। अधीर बैठ गया तो रंजन वापस बोला, कैसे हो? इसी ऑफिस में रहते हुए भी बहुत समय से तुमसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल दुरुस्त, कहकर रंजन हल्का मुस्कुराया, फिर कुछ पल ठहरा, जैसे कुछ और कहना चाहता। वो रंजन बोल नहीं सका। जी सर कहिए। वो सानवी कैसी है? ठीक तो है ना? रंजन चाहकर भी खुद को सानवी के जिक्र से दूर नहीं रख पाया। वो उसे पाने की तमन्ना नहीं रखता था, लेकिन वो उसे भुलाने की कोशिश भी नहीं करना चाहता था। वो ठीक है, मेरी मुलाकात हुई थी 7 से 8 दिन पहले। लेकिन अधीर कुछ बोलने से पहले ही ठहर गया। वही रंजन ने बस इतना ही सुना कि वो ठीक है। इसके आगे अधीर की बात पर उसका ध्यान गया ही नहीं। वो मैं व्यस्तता के चलते तुम दोनों के हालचाल नहीं ले पाया। बहुत दिनों से आप थोड़े थके हुए भी नजर आते हैं। मैंने शाम के वक्त निकलते हुए कई बार नोटिस किया है। क्या कोई परेशानी है सर? अधीर ने पूछा। नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं, लेकिन खुशी की बात ज़रूर है। मैंने इस कंपनी की एक ब्रांच विदेश में लगाने का फैसला किया था। मैं काफ़ी दिनों से उसी पर काम भी कर रहा था। बस अब वहाँ सब सेटअप करना है। ये कहते वक्त रंजन के चेहरे पर खुशी झलक आई थी। दैट्स ग्रेट सर, बधाई हो। तो फिर तो आपको भी कुछ समय के लिए वहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन थोड़े समय के लिए नहीं, तकरीबन 1 साल लग जाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ओह सॉरी, मैं अपनी ही बता रहा हूँ। तुम कुछ कहने आए थे? रंजन ने पूछा तो अधीर को भी अपनी बात कहने में थोड़ी सहजता नजर आई। वो सर, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन बेझिझक कहो अधीर। मैं तुम्हारा बॉस होने से पहले एक दोस्त हूँ। क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते जो यूँ झिझक रहे हो? रंजन के कहने पर अधीर मुस्कुराया, फिर बोला, सर वो आप, क्या आप सानवी तक मेरी बात पहुंचा देंगे? वो 2 दिन से कॉलेज नहीं आ रही। नहीं तो मैं खुद कह देता। और उसके पीछे उसके घर जाने का अधिकार ना उसने कभी दिया और ना ही मैंने कभी मांगा। तो प्लीज़ आप। अधीर अपने बात कहने के साथ सफाई भी दे गया था। बिल्कुल वैसे भी मैं परसों वहीं जाने वाला था, क्योंकि मैं लंदन के लिए परसों शाम को ही निकलूँगा। अधीर ने रंजन को बताया कि उन दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया है। ये सुनने पर रंजन को अंदर तक कुछ चुभता महसूस हुआ, लेकिन वो खुश भी था कि अधीर उसका हमसफ़र है जो पूर्णतः एक जिम्मेदार साथी बनेगा। उन दोनों ने कुछ देर बात की, फिर अधीर वापस अपने कैबिन में चला गया और रंजन ने अपना सिर कुर्सी पर टिका दिया। दिल में अभी भी चाहत धड़कती महसूस हो रही थी। मजबूर सा मन कुछ पंक्तियाँ कहने को उतारू था। आखिरकार होठों ने मन का साथ दिया और लफ्ज फूट पड़े। तू जान सा बनकर भी अनजाना ही रह गया। मैं गुमनाम हिस्सा तेरी जिंदगी का। तेरी मौजूदगी से प्यार नहीं, बस तेरी चाहत का एहसास है। क्यों इतना ज़रूरी होकर भी तू बेगाना ही रह गया? अधीर के कहे अनुसार रंजन आज सानवी के घर आया था, उसे ये बताने कि अधीर ने उसे बुलाया है और कहीं न कहीं वो भी लंदन जाने से पहले सानवी को आखिरी बार देख लेना चाहता था। इसके बाद फिर कभी मौका मिले न मिले, वो 1 साल तक वहीं रुकने जा रहा था। तो क्या पता वापस आने पर कभी अधीर और सानवी से मुलाकात हो न हो। वो आज आखिरी बार सानवी को अपने निगाहों में भर लेना चाहता था, ताकि वो उसके साथ ना होकर भी उसकी यादों में रह सके। अरे कहाँ खोए हो? तेजस के शब्दों ने रंजन को होश में ला दिया। कहीं नहीं, बस ऐसे ही काम के बारे में सोच रहा था। रंजन ने झूठ का सहारा लेकर बात टाल दी। और बताओ कैसे आना हुआ? शादी का ख्याल तो नहीं आ गया तुम्हारे दिमाग में? तेजस मुस्कुराते हुए रंजन से बोला। अरे नहीं, तुम तो जानते हो उसमें अभी वक्त है। सानवी ने शर्त रखकर 3 साल का समय मांगा था, जिसमें अभी 1 साल बाकी है। तब तक मैं इंतज़ार करूंगा। रंजन ने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया। हालांकि उसे पता था कि उसका इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होगा। इसी बात का तो दुख है, अभी मुझे मेरे पैसे मिलने में 1 साल बाकी है।
तेजस नीचे गर्दन कर अपने आप में ही बड़बड़ाया, लेकिन रंजन को उसके शब्द सुनाई पड़ गए। कुछ कहा तुमने? रंजन नासमझ बनते हुए पूछ बैठा। यही कि मुझे मेरे पैसे मिलने में भी तो 1 साल बाकी है, तेजस बोला तो रंजन उसकी बेशर्मी देखता रह गया। खैर, वो सानवी के ख्यालों में ये बिल्कुल भूल चुका था कि उसे तेजस को पुलिस के हवाले करना था। बस वो तो सानवी से आखिरी बार मिलकर ये कहने आया था कि अधीर के साथ खुश रहे। उसके बाद वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लंदन जाने की पूरी तैयारी कर चुका था। सानवी से मिलने आए हो? तेजस ने पूछा। उससे कुछ बात करनी थी और आज मैं लंदन जा रहा हूँ, फिर लगभग 1 साल बाद ही लौटूंगा। तो रंजन ने बिना लाग लपेट के सच ही कहा। लंदन क्यों, और वो भी 1 साल के लिए? तेजस ने पूछा। वो अपनी कंपनी की नई ब्रांच खोलनी है, तो थोड़े वक्त के लिए वहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। अच्छा, ये बात है। तेजस उठा और वापस बोला, तुम बैठो, मैं सानवी को बुला देता हूँ। अरे रहने दो, मैं चला जाता हूँ वहाँ। रंजन भी खड़े होकर बोला। तो तेजस मुस्कुराते हुए वापस बैठ गया। बिल्कुल जाओ। रंजन सानवी के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। भैया? अंदर से सानवी सवालिया तरीके से बोली, क्योंकि एक घर में रहते हुए भी तेजस कभी उसके साथ भाई की तरह पेश नहीं आया था, ना ही कभी प्यार से उसके साथ बात की। तो गेट किसने खटखटाया? तेजस तो आने से रहा। सानवी, मैं हूँ रंजन। रंजन की आवाज़ सुन सानवी अपने ख्याल से बाहर आई और उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। आइए, उसने रंजन को देखकर कहा। रंजन ने उसे देखा भी नहीं, बस चुपचाप अंदर जाकर बैठ गया। पानी? सानवी गिलास उसकी तरफ बढ़ाकर बोली। तो रंजन ने अपनी झुकी गर्दन उठाई, लेकिन सिर्फ गिलास तक ही नज़र उठने दी। निगाह उठाकर सानवी को नहीं देखा। नहीं, ये औपचारिकताएं रहने दो, मैं बस तुम्हें कुछ बताने आया हूँ, अधीर के बारे में। सानवी ने पूछा। अधीर के अलावा और बात भी क्या हो सकती थी? उसने बुलाया है तुम्हें शादी के लिए। रंजन ने लंबी सांस ली। तुम्हें उसका पता नहीं मालूम? तुम मेरे ऑफिस ही चले जाना, आज रहने देना। तुम पहुंचोगी तब तक अंधेरा हो जाएगा। रंजन ने अपनी बात एक बार में ही रख दी थी और एक बार फिर लंबी सांस ली। कल सुबह निकल जाना यहाँ से। आप नहीं लेकर चलोगे मुझे उस तक? सानवी बोली, क्योंकि वही तो लेकर गया था उसे पिछली बार यहाँ से। तो इस बार अकेले जाने को क्यों कह रहा था? नहीं, मैं लंदन जा रहा हूँ आज रात की फ़्लाइट से, और अब तुम्हें खुद लड़ना है अपने प्यार के लिए। हर पड़ाव पर कोई साथ देने वाला नहीं होगा। रंजन अब तक भी अपनी गर्दन झुकाए ही सारी बात कह रहा था। सानवी ने सिर्फ सहमति जताई। उसे रंजन की बात सही लगी। ठीक है, मैं चलता हूँ, बस इतना ही कहने आया था। कहते हुए रंजन उठ खड़ा हुआ, फिर आगे बढ़ते बढ़ते रुका। जाने से पहले तुम्हें कुछ तो देना चाहता था, लेकिन इतना वक्त नहीं मिला कि कुछ खरीद कर ला सकूं, इसलिए ये। बोलते हुए रंजन ने अपनी शर्ट की जेब से छोटा सा लिफाफा निकाला और टेबल पर रख दिया। अलविदा। रंजन बिल्कुल धीरे से बोला, लेकिन सानवी को सुनाई दे गया। फिर नहीं मिलोगे जो यूँ कह रहे हो? सानवी के शब्दों ने रंजन के कदम रोक दिए। वो बिना मुड़े बोला, शायद मिलूँ या शायद नहीं भी। वहाँ काम सही रहा तो फिर वहीं रह जाऊँगा, या क्या पता कि लौटकर आ भी जाऊँ। कहकर रंजन फिर आगे बढ़ गया, लेकिन दरवाजे तक पहुँचते ही उसके कदम वापस रुक गए। वो सानवी को देखने से बच रहा था, लेकिन आखिरकार उसे मुड़कर देख ही लिया। सानवी उसका दिया लिफाफा खोल रही थी। रंजन ने उसे देखकर कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसे आंखों में भरने की कोशिश कर रहा हो। फिर अगले ही पल आंखें खोलकर वहाँ से निकल गया। सानवी ने लिफाफा खोला। उसमें अधीर की पासपोर्ट साइज फ़ोटो थी, जो रंजन ऑफिस की फाइल से निकाल कर लाया था। सानवी ने उसकी फ़ोटो को अपनी मुट्ठी में भरकर अपने दिल से लगा लिया। रंजन वहाँ से सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल गया। अगले दिन सानवी इंतज़ार कर रही थी तेजस के घर से निकलने का। उसकी मौजूदगी में तो सानवी का कमरे से निकलना भी मुश्किल था, फिर घर से निकलना तो दूर की बात थी। तेजस ने उसका कॉलेज जाना भी उसी दिन बंद कर दिया था जिस दिन मिष्टी ने अधीर को सम्मोहित करने की कोशिश की थी। उस दिन सानवी तनाव के चलते बिना क्लास लिए ही घर लौट आई थी, और तेजस ने जब जल्दी लौटने का कारण पूछा तो वो जल्दीबाजी में बोल गई कि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो क्लास लगी ही नहीं। बस उसी वक्त तेजस ने कह दिया कि तुम एग्ज़ाम में ही कॉलेज जाओगी, उससे पहले नहीं। तभी तो वो इतने दिन से घर ही बैठी थी। खैर, अभी तो यहाँ से कैसे भी करके निकलना था। तेजस को पता न लगे, इसलिए उसने अपने कपड़े भी नहीं रखे थे। बस अधीर की वो फ़ोटो हाथों में लिए जाने को तैयार बैठी थी। कुछ देर बाद उसे कार स्टार्ट करने की आवाज़ आई तो उसे अंदाज़ा हो गया कि तेजस निकल चुका है। वो भागकर नीचे आई और गेट खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो बाहर से लॉक था। उफ, मैं कैसे भूल गई
कि वो बाहर से लॉक करके जाता है। उसने अपना हाथ सिर पर दे मारा, लेकिन फिर कुछ याद आया तो रसोई की तरफ चली गई। उसने रसोई की खिड़की खोल कर देखी तो वो खुल गई। वो बिना देर किए वहाँ से बाहर निकलकर रंजन के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। वो तेज कदमों से चले जा रही थी। रंजन का ऑफिस थोड़ी ज़्यादा दूरी पर था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे जिससे वो रिक्शा ले पाती। वो रिहायशी इलाके से निकलकर बाजार तक पहुंची ही थी कि उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ी। दुकान पर खड़ी मिष्टी को देखकर उसके कदम खुद ब खुद ठहर गए। कुछ देर तक वो उसे देखती रही, फिर मिष्टी वहाँ से जाने लगी तो सानवी पलटकर खड़ी हो गई। उसके मन में आया कि मिष्टी के पीछे जाकर देखे आखिर वो थी क्या, क्या करती थी जिससे उसने अधीर के मन को इतनी आसानी से बेकाबू कर दिया। लेकिन फिर अगले ही पल उसे याद आया कि अधीर के पास जाना है। नहीं, मैं इसके पीछे गई और कुछ गड़बड़ हो गई तो इसका विश्वास नहीं किया जा सकता। वो अपना इरादा बदलकर वापस ऑफिस की तरफ घूमी तो देखा कि मिष्टी भी उसी रास्ते पर जा रही है। अब उसे मजबूरन उसके पीछे ही जाना पड़ा। वो काफ़ी देर तक उसके पीछे चलती रही क्योंकि मिष्टी निरंतर उसी रास्ते पर चली जा रही थी जिस पर सानवी को जाना था। ये उसी रास्ते क्यों जा रही है? कहीं ये भी अधीर तक पहुंचना चाहती हो तो नहीं? इसे कैसे पता होगा कि अधीर कहाँ काम करता है? लेकिन अगर पता लगा लिया होगा तो? सानवी अजीब कश्मकश में थी। तभी मिष्टी ने अपना रास्ता बदल लिया। ये देखकर सानवी को चैन की सांस आ गई थी। अच्छा है, मैं जैसा सोच रही थी वैसा कुछ नहीं है। मिष्टी जिस रास्ते मुड़ी थी वहाँ अजीब सा सन्नाटा था। वहाँ कोई घर भी नहीं था। बस वहाँ से करीब 100 मीटर दूर इकलौता मकान दिखाई दे रहा था। सानवी अभी भी वहीं रुककर उसे देख रही थी। मिष्टी उसी मकान में चली गई जो वहाँ पर अकेला मकान था। उसके आसपास 100 से 200 मीटर तक और किसी का घर नहीं था। सानवी उसके पीछे न जाने का सोच चुकी थी, फिर भी मिष्टी को मकान में जाते देख उसके पीछे चली गई। शायद मन में जिज्ञासा थी। उसने बाहर से खिड़की खोली और अंदर झांक कर देखा। अंदर बिजली का नामो निशान नहीं था, बस मोमबत्तियों से कमरा रोशन हो रखा था। सानवी अपनी सांसों को थामे बस अंदर अपनी नज़र घुमा रही थी। उसकी नज़र में ऐसी बहुत सी चीज़ें आई जिनसे काला जादू किया जाता था। उसे समझ आ गया था कि मिष्टी को इन सब कामों में दिलचस्पी होगी या फिर उसका काम ही यही होगा जिससे वो अधीर को भी पाना चाहती थी। ये देखकर सानवी और भी डरा हुआ महसूस करने लगी। वो अब यहाँ से भाग जाना चाहती थी। वो मुड़ने को होती तभी मिष्टी ने उस कमरे में प्रवेश किया। वो अब साधारण कपड़ों में नहीं थी, बल्कि उसने काले रंग के लंबे से कपड़े पहन रखे थे। सिर पर भी काले रंग का कपड़ा बांधा हुआ था। वो बहुत खौफनाक लग रही थी और माहौल को भी घोर डरावना बना रही थी। मिष्टी आईने के सामने आई और वहाँ से काजल उठाकर पूरी तरह से अपनी आंखों में भर लिया। सानवी का अब वहाँ रुक पाना मुश्किल हो गया था। वो डरकर खिड़की बंद करने को हुई, लेकिन आवाज़ से मिष्टी चौकस हो गई। उसने आईने में सानवी को देख लिया और गुस्से में उस तरफ पलटी। सानवी और ज़्यादा घबरा गई। वो तेज़ कदमों से पीछे हटी और दरवाजे की तरफ भागकर बाहर से कुंडी लगा दी ताकि मिष्टी उसके पीछे ना आ सके। फिर बहुत तेज़ी से वहाँ से भागी, बस भागती ही गई। काफ़ी आगे जाकर भागते हुए ही पीछे मुड़कर देखा। जिस खिड़की से वो झांक रही थी उस खिड़की से धुआं निकल रहा था और अंदर तेज रोशनी नजर आने लगी थी। लेकिन कैसे? अभी तक तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। सानवी के मन में सवाल गूंजा, पर अभी ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। वो पीछे देखते हुए आगे भागती जा रही थी और उस कमरे का धुआं बढ़ता जा रहा था। उसका ध्यान ना होने की वजह से वो भागते भागते एक कार के सामने आ गई। कार चालक ने उसे देख तेजी से ब्रेक लगाए, फिर भी भिड़ंत हो गई। सानवी टकराकर दूर जा गिरी। उसे एक पल के लिए बहुत तेज चक्कर आ गया, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए उठने की कोशिश करने लगी। उसकी कोहनी से खून बहने लगा था और हल्की सी चोट सिर पर भी लगी थी। कार चालक बाहर निकला। सानवी ने नज़र उठाकर उसे देखा तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी किस्मत इतनी बुरी थी कि जिस कार से टकराई वो तेजस की थी और अब तेजस उसके सामने खड़ा था। सानवी, तुम? तेजस उसे घर से इतनी दूर पाकर हैरान था। फिर उसकी नज़र सानवी की कोहनी के जख्म पर पड़ी जहाँ से बहुत खून बह रहा था, तो उसका दिल थोड़ा पसीज गया। इतना खून देखकर तो कोई गैर इंसानी मदद के लिए आगे आ जाता। फिर वो तो उसका भाई था। उसका पत्थर दिल भी थोड़ा घबरा गया। तुम्हें चोट लगी है? वो फटाफट आगे आया और उसे हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हाथ पकड़ने के इस क्रम में तेजस के हाथ वो फोटो आ गई जो सानवी के हाथ में थी। वो किसी लड़के की फ़ोटो थी,
जो तेजस को एक बार फिर सानवी का यहाँ मौजूद होना याद आ गया। आखिर कहाँ जा रही थी वो? तेजस एक बार फिर गुस्से में आ गया। ये कौन है? और तुम कहाँ जाने की तैयारी में हो? वो लगभग चिल्लाकर बोला। सानवी से अब रहा नहीं गया। वो अब झूठ का सहारा भी नहीं ले सकती थी। उसने अपने हाथ जोड़ ली। भैया भैया प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैं प्यार करती हूँ इससे। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। वो रोने लगी थी। वही तेजस का गुस्सा बढ़ गया था। वो उसकी चोट बिल्कुल भूल गया और उसका हाथ जोर से पकड़कर कार की तरफ ले आया। नहीं भैया, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। वो गिड़गिड़ाती जा रही थी, लेकिन तेजस पर इसका कोई असर नहीं था। चुपचाप चलो मेरे साथ, वो अपने दांत कसकर बोला और दरवाज़ा खोलकर सानवी को कार के अंदर धकेल दिया। सानवी को बहुत तेज चक्कर आने लगे थे। उसमें विरोध करने की क्षमता नहीं थी। तेजस कार स्टार्ट कर वापस घर की तरफ बढ़ गया। घर पहुंचकर उसने कार रोकी तो सानवी ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। तब तक तेजस उसे हाथ पकड़कर घर के अंदर खींच ले गया। अब उसने हिम्मत जुटाई और जी जान लगाकर तेजस का हाथ झटक दिया। छोड़िए मुझे, मैंने कहा ना कि मैं नहीं रहना चाहती यहाँ, जाने दीजिए मुझे। वो अपनी आंखें ज़बरदस्ती खोलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। तेजस ने लपककर उसका हाथ वापस पकड़ लिया और उसके आगे आकर बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? मुझे अधीर के पास जाना है। हटिए, चुप रहो। रंजन 1 साल बाद लौटेगा। तुम्हारी शादी उसी से होगी। मैंने वचन दिया है उसे। सानवी अब गुस्से में आ गई और वापस अपना हाथ झटक कर तेजस को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। वचन नहीं, आपने सौदा किया है मेरा। अगर भाई बनकर मुझे रंजन के साथ ब्याह देते तो मैं खुशी खुशी उसके साथ चली जाती, लेकिन आपने एक सौदागर बनके सौदा किया है मेरा, जो मुझे मंजूर नहीं। इस जुर्म के बाद आप मेरे कुछ नहीं रहे। जा रही हूँ मैं। वो जाने के लिए मुड़ती, उससे पहले तेजस ने भी उसको एक थप्पड़ रख दिया, जिससे वो ज़मीन पर गिर पड़ी। वो झुककर बोला, बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुम्हारी शादी रंजन से ही होगी। अगले 1 साल तक तुम इस दहलीज से बाहर नहीं निकल सकती। अब रंजन के आने तक तुम यहीं बंद रहोगी, कहकर उसने सानवी को ले जाकर कमरे में धकेल दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। लेकिन उसके धक्का देने से सानवी अपना संतुलन खोकर टेबल से जा टकराई। उसके सिर से भी खून बहने लगा। वो बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। इससे ज़्यादा खुद को संभाल नहीं पाई और वहीं गस खाकर गिर पड़ी। रात का समय। अधीर ने मेन गेट खोला। शांत मन से अपने घर को देखा। नहीं, घर नहीं, सिर्फ मकान ही था वो अभी भी। उसके मकान के छोटे से गार्डन में सन्नाटा पसरा पड़ा था। वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर के कमरे में चला गया। खूब अंधेरा था वहाँ। अधीर की जिंदगी की तरह ही उसने इस कमरे में रोशनी करना जरूरी नहीं समझा और अपना ऑफिस बैग एक तरफ रखकर वहाँ पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। देखने को तो वो बहुत शांत दिख रहा था, लेकिन उसके भीतर गहरा तूफान उमड़ा हुआ था। वो तूफान जो पिछले 1 साल से शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने कॉफ़ी बनाई और कमरे के बगल में बनी छोटी सी बालकनी में आ गया। ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छू रही थी। ये सन्नाटा उसके दिल को चीर रहा था। लगभग 1 साल होने को आया था सानवी को गायब हुए। उस दिन जब रंजन सानवी के घर अधीर की बात पहुंचाने गया था, उस दिन के बाद ना तो सानवी आई और ना ही रंजन लौटा। क्या कुछ नहीं किया उसने सानवी को ढूंढने के लिए, लेकिन इस 1 साल में उसका कहीं पता नहीं था। उसने लंबी सांस लेकर कॉफ़ी की सिप ली। तू जाने कहाँ है, ठीक भी होगी या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। जहाँ तक मेरी पहुँच थी वहाँ तक तुम्हें हर जगह खोजा, लेकिन 1 साल पहले भी मेरे हाथ खाली थे और आज भी मैं खाली हाथ ही हूँ। मैं तेरे इंतज़ार में हूँ सोनू। लौट आ और मेरा इंतज़ार सफल कर दे। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, लेकिन दर्द ये है कि तुम्हारे लौटने की कोई उम्मीद ही नहीं दिखाई देती। लेकिन फिर भी विश्वास है कि तुम एक न एक दिन आ ही जाओगी। अगर कभी मेरा ये विश्वास टूटता है तो मेरी सांसों की डोर भी टूट जाएगी। मैं इस ज़िंदगी के बोझ को एक बार फिर ढोने लगा हूँ। आ जाओ और एक बार फिर मुझे जीना सिखा दो। एक बार फिर मुझे जीने की वजह दे दो। रंजन भी नहीं लौटे अब तक। बस अब वही मेरी आखिरी उम्मीद है जिसकी मदद से तुम्हारा पता लगाया जा सके। काश वो अभी ही लौट आते। इंतज़ार उनका भी है। कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी थी तो अधीर ने बालकनी में ही कप रख दिया और कमरे में लौट आया। उसने अपने इस मकान में बिजली लगवाई ही नहीं थी। वो सोचता था कि जब जिंदगी अंधियारी है तो अपने आसपास रोशनी करने का क्या महत्व। वो बिना कुछ खाए पिए ही लेट गया। 1 साल से यही तो हुआ था।
वो ज़रूरत के हिसाब से नहीं बल्कि इसलिए खाना खाता था ताकि वो अपने शरीर को जिंदा रख सके। उसने सोने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें मूंद ली, लेकिन उसकी आंखों के कोनों से आंसू की धाराएं बहने निकली। आखिर वो कितनी तसल्ली दे सकता था खुद को। वो अपने आंसू पोंछते हुए वापस उठकर बैठ गया, फिर वापस ही बालकनी में चला गया। उसने 1 साल पहले की घटनाक्रम को याद करते हुए अपनी आंखें मूंद ली। 1 साल पहले अधीर अपने कैबिन में बैठा फाइलों में व्यस्त था। तभी रंजन ने वहां कदम रखा। रंजन को वहां देखकर अधीर फाइलों को साइड में रख अपनी चेयर से खड़ा हो गया। आप यहाँ मुझे बुला लिया होता, अधीर औपचारिक तौर पर बोला। नो फॉर्मेलिटीज अधीर, बैठ जाओ, कहते हुए रंजन उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। तो अधीर भी बैठ गया। मैं आज सानवी के घर जा रहा हूँ, रंजन बोला। तो अधीर खुश हो उठा। तुम्हारी तरफ से कुछ और भी कहना है उसे? रंजन वापस बोला। नहीं नहीं सर, बस इतना कहना कि वो मुझे ऑफिस में आकर मिले। उसकी वजह से मेरे मकान का गृह प्रवेश रुका हुआ है। उसने पहली बार रंजन से मजाकिया अंदाज में बात की थी तो रंजन हंस पड़ा। बिल्कुल कह दूंगा, वो हंसते हुए ही बोला। आपकी फ्लैट कितने बजे की है? बस आज शाम 7 बजे की, रंजन घड़ी देखते हुए बोला। तो आप वहाँ से सीधे ही? मैं सानवी से बात करके वहीं से एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊँगा। फिर सर, यहाँ का काम, यहाँ सब कुछ मेरे सहयोगी अमर सिंह संभाल लेंगे। मैंने उनको सब समझा दिया है, रंजन बोला। फिर तो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ तैयारियाँ भी करनी है। जी सर, अधीर भी खड़ा होकर बोला। तो रंजन विदा लेकर बाहर निकल गया और अधीर का इंतजार शुरू हो गया। उस दिन से ही वो सानवी की राह देखने लगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते और देखते ही देखते हफ्ते गुजर गए, लेकिन सानवी उससे मिलने नहीं आई। थक हार कर उसने रंजन के असिस्टेंट से बात की ताकि वो रंजन से संपर्क करके ये पूछ सके कि रंजन सानवी से मिला भी था या नहीं, लेकिन वहाँ से भी उसे निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि रंजन इस समय के लिए ऑफिस के काम से बिल्कुल दूर हो गया था और अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स भी चेंज कर लिए थे। उसने सब कुछ नई ब्रांच के अकॉर्डिंग मैनेज कर लिया था। फिर भी अधीर ने हिम्मत नहीं हारी और रंजन के घर जा पहुंचा। एक बार पहले वो उसके घर सानवी के साथ आ चुका था। उसे लगा कि रंजन ने अपने घर वालों से तो ज़रूर संपर्क रखा होगा, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो उसके घर पर ताला जड़ा हुआ था। गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि वो अपने पूरे परिवार को लेकर गए हैं और उन्हें लौटने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। वहाँ से भी कुछ हाथ न लगा था। जब अधीर को कुछ न सूझा तो वो कॉलेज के मैनेजमेंट से मिला और अर्जेंट बताकर सानवी का पता निकलवाया, लेकिन अफसोस वहाँ भी सिर्फ कॉलोनी का नाम ही दर्ज था। इतनी बड़ी कॉलोनी में अधीर कितनों के दरवाजे खटखटाता। फिर हर रोज़ वहाँ जाने का सिलसिला शुरू किया। हर गली, हर दरवाजे तक भटकता कि कहीं उसकी सोनू उसे नज़र आ जाए। कई लोगों से पूछा भी, लेकिन सानवी को शायद वहाँ कोई जानता ही नहीं था। वो हर वक्त तो घर में ही कैद रहती थी, कोई उसे पहचानता भी कैसे? और उसके भाई का नाम अधीर के दिमाग से पूर्णतः मिट चुका था। अधीर की उम्मीद ही खत्म हो चुकी थी। उसके बाद से वो रोज़ ऑफिस से पहले कॉलेज जाने लगा और ऑफिस के बाद उस कॉलोनी में, कि शायद वो कभी तो कॉलेज आए, कभी तो उन्हीं गलियों में दिखे और उसे मिले। लेकिन अब तक उसे आशा की किरण नज़र नहीं आई थी। तेज हवा के झोंके से अधीर की तंद्रा टूटी और वो वर्तमान में लौटा और कहा, ढूंढता तुम्हें। 1 साल से दर दर भटकता आया हूँ तुम्हारी तलाश में। मुझे यकीन है कि एक न एक दिन तुम मुझे ज़रूर मिल जाओगी। तब मेरा इंतज़ार खत्म होगा। मैं नाराज़ होऊंगा तुमसे, झगड़ा भी करूँगा ही। कहते हुए उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बह गए। वो अपना सिर पकड़े वही बालकनी में बैठ गया। अगले दिन वापस नई उमंग के साथ कॉलेज पहुंचा और वहां से निराश होकर ऑफिस। जब ऑफिस से छूटा तो घूम आया उन्हीं गलियों में और फिर देर रात तक घर लौटा। यही उसका दैनिक जीवन बन गया था और यही उसकी दिनचर्या। 1 हफ्ता और बीत गया था। एक शाम वो अपने ऑफिस के काम में व्यस्त था। तभी वहाँ अमर सिंह आए। अमर सिंह रंजन के सहयोगी, जिन्हें रंजन ये सब काम संभालने को कह गया था। अरे अधीर, एक काम था तुमसे। अमर सिंह आते ही बोले। जी सर, कहिए। अधीर भी आदतन खड़ा होकर बोला। वो मैंने खरीदने के लिए एक ज़मीन देखी थी। कुछ दिन पहले मैंने मुआयना कर आया था और मुझे वो जगह ठीक लगी। तो तुम जाकर उन्हें ये रकम चेक दे आओ और उनसे इस ज़मीन के कागजात ले आना। कहते हुए अमर सिंह ने अपने कोट की जेब से एक चेक निकालकर उसे दे दिया। लेकिन सर, ज़मीन नाम पर होने के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सब हो चुका है। ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स पहले ही बना लिए थे और रजिस्ट्री भी हो चुकी। बस रकम अदा करके मेरे नाम पर हुई ज़मीन के
कागजात लेने हैं उनसे। ठीक है सर, मैं अभी ही चला जाता हूँ। अधीर रकम का चेक अपने बैग में रखता हुआ बोला। श्योर, ये रहा वहाँ का पता, कहकर अमर सिंह ने उसे एक कार्ड पकड़ा दिया और वहाँ से चले गए। अधीर ने उनके जाते ही अपने कैबिन को व्यवस्थित किया और अपना ऑफिस बैग लिए वहाँ के लिए निकल गया। वो निश्चित स्थान पर पहुँचा। जगह वाकई अच्छी थी। अंदर गया। घर पूर्णतः से खंडर लग रहा था। दीवारें पूर्णतः काली हो चुकी थी। शायद कभी आग लगी होगी यहाँ। अधीर दीवारों को देखकर मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन फिर अपने काम को ध्यान में रखते हुए सामने वाले पक्ष को चेक दे दिया और उनसे ज़मीन की फाइल लेकर उसे जांचने लगा। काम पूरा होने के कुछ देर बाद वो वहाँ से निकला और वहीं चला गया जहाँ ऑफिस खत्म होने के बाद जाया करता था, जहाँ सानवी के मिलने की उम्मीद थी। आज वहाँ घूमते हुए उसका जी मचलाने लगा। उसका सिर दर्द भी था और थोड़ा चकराने भी लगा था। उसने घर जाने का इरादा बनाया। वो जल्दी जल्दी चलकर वहाँ से मेन रोड की ओर बढ़ने लगा ताकि वहाँ से ऑटो लेकर घर जा सके, लेकिन बीच बीच में उसके कदम ठहरने लगे। वो हिम्मत बांधकर वापस चलने की कोशिश करता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी तबीयत को क्या हुआ है। वो जबरन चला जा रहा था, लेकिन मेन रोड तक पहुँचते पहुँचते उसके कदम एक बार फिर ठहरे, जैसे किसी ने उसे थाम लिया हो और आगे बढ़ने से रोकना चाह रहा हो। अब तक सूर्यास्त हो चुका था और अंधेरा छाने लगा था। अचानक तेज हवा का झोंका आया, जिससे अधीर के बाल बिखरकर उसके चेहरे को छूने लगे। उसने अपने हाथों से अपने बालों को वापस सेट किया, लेकिन हवा तेज चलने लगी थी और फिर हवाओं के साथ एक आवाज़ भी उड़ती हुई अधीर के कानों से टकराई। बस अब इंतजार खत्म। अधीर चौंककर अपने इर्द गिर्द देखने लगा। आखिर कौन बोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब अधीर को अपने आसपास कोई नज़र नहीं आया तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसे लगा कि ये उसके मन का वहम है या फिर तबीयत का असर। जो भी था, वो उस आवाज़ को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ा और ऑटो लेकर घर आ गया। उसने बेमन से खाना खाया और सिर दर्द की दवाई लेकर लेट गया। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में था। अचानक रात के 1 बजे अधीर की नींद टूटी, क्योंकि खिड़की दरवाजे बंद होने के बावजूद भी कमरे में ठंड बढ़ रही थी। उसे ठंड महसूस हुई तो वो उठ बैठा और खिड़की की तरफ देखा। खिड़की तो बंद है, फिर इतनी ठंड क्यों लग रही है गर्मी के मौसम में? वो खुद में बड़बड़ाया। उसने उठकर खिड़की खोली। बाहर के मौसम में इतनी ठंडक नहीं थी जितनी इस वक्त अधीर के कमरे में हो रखी थी। ये क्या माजरा है? बाहर गर्म हवाएं चल रही है और ये कमरा सर्द हो रखा है। अधीर बोलते हुए पलटा और खिड़की को खुली छोड़कर वापस बेड पर आकर लेट गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें वापस नींद से बोझिल होने लगी तो उसे अपने कानों के पास किसी का स्वर सुनाई पड़ा। अधीर। उसने एकाएक अपनी आंखें वापस खोल ली। उसे ऐसा लगा कि जैसे हवाओं में घुलती हुई सी कोई आवाज़ उसके कानों से टकराई और उसका नाम पुकारा। अधीर ने अपना सिर झटका। क्या हो रहा है ये आज? क्या क्या सुनाई दे रहा है? उसने अपनी तबीयत खराब समझी और लेटकर वापस आंखें मूंद ली। लेटते ही वापस उसे अपना नाम सुनाई पड़ा। अधीर। इस बार आवाज़ उसके कानों के पास नहीं बल्कि बाहर से आई थी। वो वापस उठ बैठा और दरवाजे की तरफ देखकर बोला, सोनू। उसे लगा कि सानवी ने उसे पुकारा हो। कुछ पल सन्नाटा रहा तो अधीर को एहसास हुआ कि ये बस उसके मन का भ्रम है। हाँ हाँ अधीर, मैं हूँ सानवी। बाहर से बेहद धीमी और हिचकिचाई सी आवाज़ आई। अधीर को अपनी धड़कनें कुछ सेकंड्स के लिए रुकी सी महसूस हुई। लगा जैसे कि ये रात उसका 1 साल पुराना इंतजार खत्म कर देगी। सोनू। वो आश्चर्य और खुशी के मिले जुले भाव के साथ खड़ा हो गया। हाँ, दरवाज़ा खोलना। बाहर से एक बार फिर धीमी सी आवाज़ आई। अधीर अपने धड़कते दिल पर हाथ रखे दरवाजे की तरफ बढ़ा और एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया और देखा कि सच में दरवाजे पर सानवी खड़ी थी। अधीर की आंसू पल भर में ही बेतहाशा बह पड़े। क्या कहता, क्योंकि उसकी ज़बान उसका साथ नहीं दे पा रही थी, लेकिन फिर भी बोलने की कोशिश करता हुआ बोला, कहाँ थी तुम जो 1 साल बाद आना हुआ? इस पूरे 1 साल में मेरी एक बार भी याद नहीं आई तुम्हें? रंजन से कहलवाया था मैंने कि तुम आ जाओ। क्या वो तुम तक नहीं पहुँचे? आज तक वो भी नहीं लौटे और तुम आज आई हो। अधीर नाराज़गी जताते हुए उससे सवाल कर रहा था, मुझे अंदर नहीं आने दोगे? वो उसके सभी सवालों को नज़रअंदाज करते हुए बोली। उसके कहने भर से अधीर दरवाजे से हटकर खड़ा हो गया ताकि वो अंदर आ सके। सानवी अंदर आ गई तो अधीर भी उसकी तरफ पलटा, लेकिन उसकी नज़र घड़ी पर चली गई। रात के 1:30 बजने को थे। फिर उसने बेड पर बैठी हुई सानवी को देखा। तुम इतनी रात को कैसे? तुम जानती हो मैंने किस हद तक राह देखी है तुम्हारी।
कहाँ थी इतने दिन? और आज अचानक, वो भी रात को? दिन में भी तो आ सकती थी। अधीर के सवाल सुन वो एक बार फिर शांत पड़ गई। बोलो। अधीर इस बार जोर देकर बोला। दिन में तुम थे यहाँ? उसने सवालिया रूप में बस इतना ही कहा। दिन में? हाँ, मैं दिन में जॉब पर था, लेकिन इतनी रात? वक्त देखो। और तुम्हारे भैया, तुम इतने दिन क्यों नहीं लौटी? अब तो मेरे सवालों के जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए। कहते हुए वो फर्श पर ही बैठ गया। सब सवालों का जवाब बस इतना ही है कि मेरे भैया ने मुझे घर में कैद कर लिया था। इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ मैं? उसने अधीर के इतने सवालों का सीमित सा उत्तर दिया। फिर आज कैसे? क्या उन्होंने तुम्हें आने दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए मैं इतनी रात गए तुमसे मिलने आई हूँ, ताकि उन्हें पता न लग सके। तुमसे मिलकर मुझे वापस जाना होगा। नहीं, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वहाँ वापस जाकर क्या तुम वापस कैद हो जाना चाहती हो? अधीर को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। मैं आऊँगी ना, हर रात तुमसे मिलने। उसने अधीर को हल्के गुस्से में देखकर समझाने की कोशिश की। लेकिन जाना क्यों ज़रूरी है? तुम अपने भाई को जानती हो ना। तुम वहाँ इतने दिन सुरक्षित रही, लेकिन वो कभी भी पैसों के लिए तुम्हें किसी और को सौंप देंगे। अधीर का गुस्सा थोड़ा और बढ़ गया। वो थोड़ा रुककर वापस बोला, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं नहीं जाने दूंगा। हम तुम्हारे भाई के खिलाफ कंप्लेन करेंगे। उन्हें जेल में होना चाहिए। तुम्हें याद भी है कि हम शादी करने वाले थे, और अब तुम कहती हो कि सिर्फ मिलने आई हो। इसलिए मिलने आई हो कि कुछ पल रुककर वापस जा सको। अधीर कहते कहते खड़ा ही हो गया था। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कंप्लेन नहीं की होगी? मैंने की थी अधीर, लेकिन मेरे भाई ने पैसे दिए और छूट गया। अगर हम ऐसा करेंगे तो वापस वही होगा, और इस बार तुम भी उनके हाथ लग जाओगे। हम किसी और इंस्पेक्टर से भी तो बात कर सकते हैं। अधीर बोला। लेकिन मैं जोखिम नहीं ले सकती। वो हिचकिचा रही थी। उसकी बात सुनकर अधीर सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचते हुए बोला, मुझे पता है कि हमारी कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अगर रंजन रिपोर्ट दर्ज कराएंगे तो तुम्हारे भाई को ज़रूर सजा होगी। अभी वो भी तो नहीं लौटे। अधीर ने अपना हाथ दीवार पर दे मारा था। हाँ, तो उनके लौटने का इंतजार करते हैं ना। अधीर को सानवी की बातें बेतुकी लग रही थी, लेकिन वो इतने महीनों बाद उससे वापस मिला था। उसके दिल और दिमाग ने उसकी बेतुकी सी बातों पर भी हामी भर दी। मैं थोड़ा इंतज़ार और कर लूँगा, वो बेमन से बोला था। फिर रुककर वापस बोला, लेकिन तुम इतनी रात गए यहाँ नहीं आओगी। ये सुरक्षित नहीं। रंजन के लौटते ही वो सलाखों के पीछे होंगे। तब तक तुम भी इंतज़ार करो, मैं आऊँगी। तुम मुझे नहीं रोक सकते। वो कुछ अलग ही भाव के साथ बोली और उठ खड़ी हुई। मैं जाती हूँ अब। मुझे कमरे में कैद करके मेरा भाई थोड़ा निश्चिंत है तो मुझे भी कुछ नहीं कहता। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे वहाँ न पाकर चौकन्ना हो जाए। वो नज़रें चुराकर बोली। अधीर कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बस उसे बाहर की तरफ बढ़ता देखता रहा। वो दरवाजे तक पहुँच चुकी थी। दरवाज़ा खुला ही था। वो बाहर निकलने को हुई, तभी अधीर पीछे से सवालिया लहजे में बोला, एक मिनट सानवी। शायद नाराज़गी थी या गुस्सा, वजह जो भी थी, लेकिन अधीर का मन ही नहीं किया कि उसे सोनू कहकर बुलाए। वो पलटी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने जो घर हमारे लिए खरीदा था वो कहाँ है? तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? वो सानवी हिचकिचा गई, जैसे कुछ याद करने की कोशिश में हो। लेकिन फिर अधीर को याद आ गया कि जब उसने सानवी को घर लेने के बारे में बताया था, तब सानवी ने जगह भी पूछी थी। ओह हाँ, मैंने ही तो बताया था। अधीर ने थोड़ा मुस्कुराकर अपने ही सिर पर हाथ दे मारा। और तुमने रंजन को भेजा था। उन्होंने भी मुझे यहीं का पता दिया था। वो भी उसकी बात खत्म होते ही बोली, अब चलती हूँ। एक बार और मेरे पीछे कभी मत आना। वो मुड़कर चली गई और अधीर उसे जाते देखता रह गया। उसे सानवी से वापस मिलने की हद से ज़्यादा खुशी हुई थी, लेकिन फिर भी मन में अजीब से भाव आ रहे थे। सानवी चली गई थी, लेकिन अधीर सोचता रह गया था कि क्या ये उसी की सोनू थी। उसे कुछ तो बदला बदला सा लगा था। शायद वक्त का असर था या दूरी का, लेकिन प्यार में क्या वक्त और क्या दूरी। उसके दिमाग में बहुत कुछ घूम रहा था, लेकिन ये बातें उसके प्यार के सामने मिटती सी नजर आई। सानवी के लिए उसकी चाहत सर्वोपरि थी, तो इस बदलाव को उसने बिल्कुल दरकिनार रख दिया और अपने दिल में सानवी के लौट आने की अनंत खुशी को समाये हुए वापस सो गया। फिर हर रात का यही सिलसिला हो गया। सानवी आधी रात गए आती, अधीर से कुछ देर बात करती और फिर कुछ देर बाद वापस लौट जाती। अधीर ने उसके बदलाव को भी सहर्ष स्वीकार कर लिया था, या उसने ज़्यादा गौर ही नहीं किया था। लेकिन अधीर उसे कभी कभार कह ही देता था कि वो वापस ना जाए, बाकी उसके भाई को वो देख लेगा। पर सानवी हमेशा ये कहकर बात टाल देती, अगर वो यहाँ रुकी
तो तेजस उन्हें कैसे भी करके ढूंढ लेगा और वो उसके लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं कर सकती। कई बार अधीर ने उसे रात को यहाँ आने से टोका भी कि रात को यहाँ आना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, लेकिन सानवी उसे अपने प्यार का हवाला दे देती और अधीर भी उसकी आंखों के सम्मोहन में बंधकर उसे कुछ न कह पाता। ऐसे ही 1 महीना बीत चुका था। फिर एक दिन अधीर ने जॉब से लौटते वक्त रेडियो खरीदा और घर ले आया। उसे सानवी की 3 साल पहले कही गई बात याद थी कि उसे रेडियो सुनना बहुत पसंद था, लेकिन तेजस ने उसका रेडियो तोड़ दिया। इसलिए वो आज रेडियो ले जा रहा था ताकि उसे खुश कर सके। उसी रात 2 बजे बाहर सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और तेजी से बहती हवाओं की आवाज़ माहौल को और डरावना बना रही थी। इस डरावने माहौल को नज़रअंदाज करते अधीर अपने रूम की खिड़की पर खड़ा शांत शहर को देख रहा था। खिड़की से आती चांद की दुधिया रोशनी से कमरा रोशन हो रखा था। वो बार बार अपनी गर्दन घड़ी की तरफ घुमा देता, जिससे पता चल रहा था कि उसकी नींद से बोझिल हो रही आंखें सानवी के इंतजार में जागी हुई थी। आई क्यों नहीं अब तक? इस वक्त तो आ जाना चाहिए था उसे। और कितना इंतजार करवाओगी यार? तुम्हारा अधीर तुम्हें देखने के लिए सारे दिन बस इसी पल के इंतजार में ही तो रहता है। वो मुस्कुराया और एक बार फिर अपनी गर्दन घड़ी की तरफ घुमा दी। वो अपने पलंग पर आ बैठा और टेबल पर रखा रेडियो ऑन कर दिया। धीमी आवाज़ में गाना बज रहा था, साथी मेरे साथी, उस दुनिया से इस दुनिया तक तुझको ढूंढती आई साथी रे, तू कहाँ है? रात का डरावना माहौल और उस पर भूतिया गाना। कोई और होता तो डरकर सो चुका होता, लेकिन अधीर जाग रहा था। उसकी नज़र दरवाजे की तरफ ही टिकी हुई थी। अचानक दरवाज़ा खुलता है। अधीर के सामने सफ़ेद रंग का सूट पहने सानवी खड़ी थी। वो सानवी से बातें करने लगा और ऐसे ही किसी बात पर सानवी की आंखों में आंसू भरा है। अधीर उसके आंसू देखकर तरफ उठा और अपने हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाए। वो उसे छू पाता उससे पहले ही उसने अपना चेहरा पीछे कर लिया। तुम मुझे छू नहीं सकते, वो अचानक ही बोली। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन अगर तुम रोने लगोगी तो मैं नहीं देख सकता। अधीर बोला तो उसने अपने हाथों से ही अपने आंसू पोंछे और बोली, अब ठीक है? तो अधीर ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। अरे तुम रेडियो कब लाए? उसने रेडियो पर नज़र पड़ते ही अधीर से सवाल किया। आज ही। तुम्हें पसंद है ना? अधीर रेडियो की तरफ देखकर बोला और वापस उसकी तरफ नज़र घुमाई। हाँ बहुत, कहते हुए उसने अपने हाथ रेडियो की तरफ बढ़ाए। फिर रुककर अधीर से बोली, तुम चलाओ ना इसे। उसके कहते ही अधीर ने रेडियो ऑन कर दिया। धीमी आवाज़ में एक बार फिर गाना बजने लगा। मैं अगर बिछड़ भी जाऊँ, कभी मेरा गम न करना, मेरा प्यार याद करके कभी आंखें नम न करना। तू जो मुड़ के देख लेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। बंद कर दो, अब मुझे वापस जाना होगा। वो बिना किसी भाव के बोली तो अधीर ने रेडियो बंद कर दिया। विदा लेकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई और अधीर पलंग पर ही बैठा रह गया। उसने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया और हाथ को मूव किया जैसे कि वो दरवाज़ा खोल रही हो। उसका हाथ दरवाजे को छू नहीं रहा था, लेकिन दरवाज़ा खुल गया और वो बाहर निकल गई। सीढ़ियों से उतरते वक्त वो अपने आप में बोली, मैं वापस आऊँगी। तभी सीढ़ियों की लाइट बंद हुई और कुछ पलों बाद वापस चल गई, लेकिन अब वो वहाँ नहीं खड़ी थी। इस रात के अंधेरे में ही सानवी कहीं गुम हो गई और वापस फिजाओं में एक सन्नाटा छा गया। अंदर अधीर ने आज उसका पीछा करने की ठानी थी ताकि वो तेजस तक पहुंचकर उसे सलाखों के पीछे करवा सके और अपनी सोनू को हमेशा के लिए उससे आज़ाद करा के ले आए। वो सानवी के बाहर निकलने के साथ ही उठा और बाहर जाने के लिए बढ़ा। उसे लगा कि वो अभी तक सीढ़ियों से ही उतरी होगी, लेकिन जब धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकने की कोशिश की तो वो उसे नज़र नहीं आई। उसे थोड़ा अजीब लगा। वो अब पूरा दरवाज़ा खोलकर बाहर ही निकल गया, लेकिन सानवी वहाँ नहीं थी। वो इस बात से गहन अचंभे में पड़ गया। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? वो इतनी जल्दी, मतलब कुछ सेकंड्स में कहाँ गई? वो अचंभे से भरा हुआ सीढ़ियाँ उतरकर नीचे गार्डन में आया और अपनी नज़रें चारों तरफ घुमा दी, लेकिन वहाँ सानवी होती तो नज़र आती। ये हजम होने वाली बात नहीं थी कि वो इतनी जल्दी कैसे निकल गई। अधीर के लिए ये अविश्वसनीय था। वो तेज़ कदमों से बाहर निकला, लेकिन मेन गेट बंद था। मुझे तो कभी मेन गेट खोलने की आवाज़ भी नहीं आई। मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हूँ कि 1 महीने से ये बात सोची तक नहीं। वो जितना जल्दी भाग सकता था गली की तरफ भागा। वो कहीं नहीं दिखाई दी। थक हार कर वो वहीं अपने सिर पकड़े बैठ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई इतना जल्दी कैसे जा सकता है कि कदमों की आहट तक भी सुनाई न दे।
तो आखिर कहाँ गायब सी हो गई वो। उसे कुछ देर पहले की बात याद आई जो सानवी ने कही थी, तुम मुझे छू नहीं सकते। वो अपने आप में बोला, लेकिन सोनू ने ऐसा तो कभी नहीं कहा कि मैं उसे छू नहीं सकता। वो तो ये कहती थी कि उसे किसी का छूना पसंद नहीं। उसने अपने सिर की नसें दबा ली थी। ऐसा लगा कि जैसे उसके दिमाग की नसें अभी फट जाएगी। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पलक झपकते ही वो गायब हो जाए। तो क्या वो सानवी नहीं थी? अचानक उसके दिमाग में सवाल गूंजा, तो सानवी कहाँ है और ये कौन थी? सानवी ही थी या कोई और, या फिर वो जिसे 1 महीने से मिल रहा है? ये कहीं सिर्फ उसका कोई सपना तो नहीं? सानवी जिंदा भी होगी या नहीं? अपने दिमाग में कौंधते इन सवालों की भीड़ का आखिरी सवाल अधीर के दिल को कचोट गया। उसने अपने आप को धिक्कार दिया कि ये सवाल उसके दिमाग में आया भी कैसे। उसका सिर अब संभाले नहीं संभल रहा था। वो अपना सिर पकड़े ही घर की तरफ भागा और मेन गेट से अंदर आते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। रात की ठंडी हवाएं उसके चेहरे से होकर गुजरने लगी, लेकिन उसे होश में ना ला सके। सुबह सूरज निकला, उसकी पहली किरण अधीर के चेहरे पर पड़ी तो उसकी बेहोशी टूटी। वो आंखें मसलता हुआ खड़ा हुआ। उसका सिर अब तक भारी था। पूरा रात का वाकया उसके दिमाग के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। उसे अभी तक चैन नहीं मिला था। क्या करे क्या सोचे, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ऊपर कमरे में भागा और दुबक्के पलंग के किनारे फर्श पर ही बैठ गया। उसने अपना सिर घुटनों में दबा लिया। उसकी आंखों से आंसू निरंतर बह रहे थे, लेकिन उसे ये भी न पता था कि वो रो किस बात पर रहा है। इसलिए कि वो जिसे मिला था वो सानवी थी, या कोई अजीब शक्ति? इसलिए कि अगर सानवी नहीं थी तो सानवी कहाँ है? या इसलिए कि अगर वो सानवी हुई तो कैसे वो हवाओं में खो गई? क्या हुआ होगा सानवी के साथ? ये सब सवाल उसकी आंखों से दर्द बनकर बह रहे थे, लेकिन वो किसी एक निष्कर्ष पर नहीं रुक सकता था। सच्चाई क्या थी, ये तो वही बता सकती थी जो हर रात को हवा बन जाती थी। फिर वो कोई और थी या सानवी? पूछना तो उसी से था। वो पूरे दिन इसी तरह बैठा आंसू बहाता रहा, लेकिन उन्हें पहुंच लेने की कोशिश एक बार भी नहीं की। उसने ना ही खाना खाया और ना ही ऑफिस गया। और किसके लिए जाता? उसकी ज़िंदगी का फैसला होना बाकी था, क्योंकि अब अकेले जीना नामुमकिन सा लगता था। और अगर सानवी नहीं है तो उसके अलावा किसी और को ज़िंदगी में शामिल नहीं किया जा सकता था। इसी तरह रात हो आई थी। अंधेरा होने का आभास होते ही अधीर खड़ा हो गया और बालकनी में आ गया। अंधेरे में दौड़ते भागते शहर को देखता रहा। इस भीड़ में वो कहीं नहीं था। इस पल उसे ये दुनिया पराई सी लग रही थी। लग रहा था जैसे ये दुनिया उसके लिए बनी ही ना हो, जैसे यहाँ से उसका कोई संबंध नहीं हो। वो आधी रात तक वहीं खड़ा रहा। सानवी के आने का वक्त हो आया था। उसने सुबह से पानी भी नहीं पिया था। उसका गला अब सूखने लगा था। उसने कमरे में आकर पानी पिया और वापस जाकर बालकनी में खड़ा हो गया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला, लेकिन उसकी कोई आवाज़ नहीं आई, ना ही कदमों की आहट थी। अधीर, बस उस आवाज़ से अधीर को पता चला कि वो आ गई है। आ गई तुम, आओ। अधीर बालकनी से वापस कमरे में आता हुआ बोला। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। उसे आज अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। वो आकर बैठ गई तो अधीर भी उसके सामने बैठ गया। मैंने कितनी बार तुमसे विनती की कि तुम मत आओ यहाँ, लेकिन अब की बार तुम्हें ऑर्डर देना चाहता हूँ। या तो यहीं रुक जाओ या रंजन के आने तक इंतजार करो। अधीर उसकी आंखों से आंखें मिलाकर बोला। वो सच निकलवाना चाहता था, और मैंने भी तो तुमसे उतनी ही बार कहा है कि मैं हर रोज़ यहाँ आऊँगी। तो शादी कर लो मुझसे अभी ही। तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए इतनी रात गए यहाँ आती हो। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ सानवी। लेकिन अधीर, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। क्या मुझे हक नहीं कि इतने लंबे दर्द के बाद मैं खुशियों का हाथ थाम सकूं? तुम जानते हो ना कि मैं अभी मजबूर हूँ। अधीर गुस्से में उठते हुए बोला। नहीं नहीं सानवी, मजबूर तो मैं हो गया हूँ। इतने अरसे से इंतज़ार में हूँ। इंतज़ार तो मैं पूरी ज़िंदगी कर लूँगा, लेकिन मेरा इंतज़ार ख़त्म होने की कोई उम्मीद भी तो हो। तो क्या मेरे वापस आने से तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ? और उम्मीद से क्या मतलब? क्या यहाँ बैठी मैं तुम्हें नज़र नहीं आती? तुम्हारी उम्मीद सिर्फ एक उम्मीद बनकर तो नहीं रह रही ना अधीर। देखो मुझे, मैं लौट आई हूँ। यही तो व्यथा है सानवी, तुम में मुझे मेरी सोनू कहीं नज़र नहीं आती। सानवी खड़े होते हुए बोली। तो तुम क्या कहना चाहते हो? मैं जो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ वो सिर्फ तुम्हारी आंखों का धोखा है? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम कौन हो? मेरी सोनू की शक्ल में कोई और, या सिर्फ मेरा एक ख्वाब? आखिर कौन हो तुम? क्योंकि तुम सानवी नहीं हो। क्या कह रहे हो तुम? ध्यान से देखो, मैं सानवी ही हूँ।
तुम दूसरी तरफ मुंह किए क्यों खड़े हो? अधीर उसकी तरफ पलटते हुए बोला। अगर तुम सानवी हो तो मुझे प्रमाण चाहिए। कहते हुए अधीर ने उसे छूने के लिए अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया तो वह झट से 2 कदम पीछे हट गई। तुम जानते हो ना कि तुम मुझे छू नहीं सकते। अगर यहाँ मेरी सोनू होती तो मुझे छूकर प्रमाण पाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तुम वो नहीं हो। सानवी अपनी आंखों में आंसू भरते हुए बोली। मैं सानवी ही हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि मैं यहाँ होकर भी यहाँ मौजूद नहीं। अधीर अचंभे से बोला। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अब अधीर से रहा नहीं गया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छू लिया, लेकिन अधीर को छूने का कोई एहसास नहीं था। प्लीज़ मुझे सच्चाई बताओ, कौन हो तुम? अगर तुम सानवी हो तो ऐसे क्यों? अधीर अब रोने लगा था। तुम यकीन नहीं करोगे ना, अब मेरा संदेह तो कर ही चुके हो। वो निराश सी लगी। प्लीज़, मैं हार चुका हूँ अब, और सहन नहीं होता। प्लीज़ मुझे बताओ। वो तड़प कर चिल्ला उठा था। मेरे भाई ने मेरी जान ले ली अधीर। मैं अब यहाँ नहीं हूँ। वो फीका सा मुस्कुरा कर बोली, लेकिन अधीर के जैसे प्राण निकलने को हो चले थे। तुम यहाँ यहीं हो, मेरी आंखों से देखो। वो लड़खड़ाती सी आवाज़ में बोला। नहीं अधीर, मैं जा चुकी हूँ। बस मरने के बाद भी मैं तुम्हारा मुंह नहीं छोड़ पाई, और नतीजन इस रूप में तुम्हारे सामने हूँ। मैंने क्यों इतनी देर कर दी? क्यों मैं सही समय नहीं तलाश पाया? क्यों मुझसे एक बार फिर मेरी ज़िंदगी छिन गई? क्यों? वो बेतहासा रो पड़ा था। फिर उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला। मैं जीकर भी तुम्हारा था और मरकर भी। तुम नहीं हो तो मेरा इस दुनिया से कोई स्वार्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। मैं जीना नहीं चाहती सानवी। अधीर बोला तो वो धीमे कदमों से बाहर निकल गई। अधीर भी उसके पीछे चल दिया। वो बिना पीछे मुड़े बस आगे की तरफ चली जा रही थी, और अधीर भी किसी अदृश्य धागे से बंधा उसके पीछे कदम मिलाकर भागे जा रहा था। इस बीच कोई था जो अधीर को निरंतर आवाज़ देकर रोकने की कोशिश में लगा था, लेकिन अधीर का पीछे से आती उस आवाज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। वो हाईवे की तरफ आई और रोड के उस पार जाकर खड़ी रह गई। फिर अधीर की तरफ मुड़कर उसे भी उस पार आने का इशारा किया। अधीर ने देखा कि एक ट्रक उसकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन वो बिना कोई परवाह किए जल्दी से उस ओर बढ़ा। अधीर के पीछे से आती आवाज़ अब तेज आने लगी थी। अब अधीर का ध्यान उस तरफ चला ही गया और मुड़कर देखा, उसे रंजन आता नजर आया। वो निरंतर चिल्ला रहा था, रुक जाओ अधीर, रुको, आज लौटे हो? अधीर ने उसे देखकर मन में सवाल किया, लेकिन वो उसके लिए रुक नहीं सकता था। वो नहीं चाहता था कि अब कोई भी उसे इस दुनिया में रह जाने की वजह ढूंढने को कहे। वो उसे नज़रअंदाज कर वापस आगे बढ़ चुका था, और वो ट्रक उसके बेहद करीब आ गया। पीछे से एक बार फिर आवाज़ आई, अधीर। और इसी आवाज़ के साथ किसी ने अधीर का हाथ पकड़ उसे सड़क के किनारे पर खींच लिया। अधीर मुड़ा। वो रंजन था। रंजन बोला, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? इस तरह कहाँ भाग रहे हो? तुम्हें होश भी है कि सड़क पर दौड़ रहे हो? अधीर ने अपना हाथ झटक दिया। हाँ, नहीं है मुझे होश, मर जाने दीजिए मुझे, कहकर वो वापस उस तरफ जाने के लिए मुड़ा, लेकिन रंजन ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर रोका। क्या कर रहे हो अधीर? मरने जैसी कायरता क्यों? रंजन बोला। तो अधीर ने चिल्लाने के लिए मुंह खोला, क्योंकि लेकिन अधीर के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। किसी के कदमों की आहट आने पर अधीर ने उस तरफ रुख किया तो देखा कि सानवी भागती हुई सी उनके करीब आकर खड़ी हो गई थी, और अब हाँफते हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अधीर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तभी वो अचानक अधीर के गले आ लगी। अधीर इस हरकत पर लड़खड़ा गया। उसकी आंखें आश्चर्य से और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। इस दफा उसे सानवी की छूने का एहसास था, और अभी उसके कदमों की आहट भी तो आई थी। उसने गौर किया। उसने बिना देर किए उस तरफ गर्दन घुमाई जिस ओर वो कुछ देर पहले किसी के पीछे भागे जा रहा था। सड़क के दूसरी तरफ अभी भी वो खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर गुस्से और बदले की भावना थी। सानवी ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर खुद की तरफ किया। क्या तुम्हें मुझे 1 साल बाद वापस देखकर खुशी नहीं हुई अधीर? ना कोई भाव जाहिर होने दे रहे हो, और मुझसे नज़र फेर कर खड़े हो। नज़र चुराना चाहते हो मुझसे? और कहाँ भागे जा रहे थे इतनी रात को इस तरह? उसने कई सवाल कर डाले थे। सानवी, तुम जिंदा? तो वो कौन? अधीर ने कहते हुए अपनी नज़र उस ओर वापस कर ली। कौन? किसकी बात कर रहे हो? कहते हुए सानवी और रंजन ने भी उस ओर नज़र की, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। तभी सानवी के उस अक्स के चेहरे पर हीन भावना घिर आई, और देखते ही देखते उसका रूप बदलने लगा। सानवी रूपी नकाब बदलकर एक डरावना रूप ले रहा था, और एक जले हुए चेहरे में परिवर्तित हो गया था। अधीर अब घबराने लगा।
वो कुछ सोच पाता उससे पहले तेज हवाएं चलने लगी। उस अक्स ने अपना हाथ अधीर की तरफ किया तो अधीर खींचते हुए उस ओर बढ़ने लगा। अधीर, सानवी ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। क्या हो रहा है ये? कहते हुए रंजन ने भी अधीर को पकड़ लिया, लेकिन अधीर को रोक पाना नामुमकिन सा हो गया था। वो दोनों भी अधीर के साथ खींचने लगे। अधीर सड़क तक पहुंच पाता उससे पहले ही वातावरण में सूर्य की लालिमा फैल गई। सूर्योदय होने वाला था और वो अक्स उसी के साथ गायब हो गया। सुबह हो चुकी थी। वो तीनों अधीर के घर पर थे। अधीर बोला, ये सब क्या हो रहा है? तुम इतने दिन कहाँ थी सोनू? सानवी बोली, वो सब बाद में, पहले तुम मुझे समझाओ कि ये सब क्या था। अधीर ने बेड पर बैठते हुए लंबी सांस लेकर पूरा वाकया उसे कह सुनाया। फिर बोला, वो पिछले 1 महीने से मुझसे हर रात मिलने आती थी और मैं मानते हुए भी नहीं मान पा रहा था कि वो तुम हो। बदलाव महसूस होते थे मुझे, लेकिन चेहरा देख धोखा खा गया। फिर परसों रात मैंने उसके पीछे तुम्हारे घर जाने का सोचा और जब उसके पीछे पीछे बाहर निकला तो देखा कि वो कहीं गायब हो गई है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और जब कल रात मैंने उससे सवाल किए तो वो बोली कि मैं सानवी ही हूँ, लेकिन मेरे भाई ने मेरी जान ले ली। मैं भावनाओं में बहा उसके पीछे जा रहा था, तभी तभी हम आ गए, है ना? रंजन उसकी बात काटते हुए बोला। तो अधीर ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तुम उसके पीछे मरने चले थे अधीर? सानवी से बोला भी ना गया। उसे आभास हुआ कि अगर वो समय पर ना आते तो अधीर को खो देते। तुम क्यों नहीं आई सानवी? आखिर कहाँ थी तुम इतने दिन? अधीर उससे सवाल कर बैठा, जिसका जवाब उसे कब से नहीं मिला था। सानवी ने उस दिन घटी पूरी घटना अधीर और रंजन को कह सुनाई कि कैसे वो मिष्टी के पीछे चली गई थी और उसका सच सामने आने पर घबराकर भागते हुए तेजस के हाथ लग गई थी। फिर अंत में बोली, उन्होंने मुझे घर में ही बंद कर दिया। उससे पहले भी मैं घर में ही कैद रहती थी, लेकिन इस 1 साल में आज मैं घर से बाहर निकली, वो भी रंजन की वजह से। कहते हुए सानवी ने रंजन की तरफ देखा और अधीर भी उसे देखने लगा और अपनी आंखों से ही उसे धन्यवाद कह चुका था। रंजन अब बोला, मैं रात को ही लंदन से वापस आया, पता नहीं क्यों, लेकिन सबसे पहले वहीं गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सानवी अब तक उस घर में होगी। तेजस बड़ी बेशर्मी के साथ बोला कि सानवी किसी और के साथ जाने वाली थी, लेकिन उसने पकड़ लिया। मैंने बिना देर किए पुलिस बुलाई और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अफसोस, अगर मैं ये काम पहले ही कर देता तो आज तुम्हारी ज़िंदगी आसान होती। कहकर रंजन शांत हो गया, लेकिन फिर कुछ याद आते ही वापस बोला, हम बातों बातों में ये क्यों भूल रहे हैं कि वो कौन थी? क्या मकसद से वो ये सब कर रही है? अधीर थके शब्दों में बोला, मुझे नहीं पता। आज उसका असली रूप जरूर सामने आया, लेकिन उसका चेहरा जलने के कारण इतना विभत्स नजर आया कि पहचानने में नहीं आया। या ऐसा भी हो सकता है कि हम उसे जानते ही न हो। ये समय अंदाजे लगाने का नहीं है। अगर आज समय पर सूर्योदय नहीं हुआ होता तो पता नहीं वो क्या करती। कहते हुए रंजन ने अपना मोबाइल निकाला और दीपक के नाम के कॉन्टैक्ट पर कॉल कर दिया। कुछ देर बात करने के बाद वो उन दोनों से बोला, मेरा जानकार है दीपक, वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। आई एम श्योर कि वो हमारी मदद कर सकता है। वो तीनों दीपक का इंतजार करने लगे। कुछ देर में वो आया। दीपक ने उन तीनों से कई सवाल पूछे। दीपक अधीर से बोला, वो जिस दिन से तुम्हें दिखाई दे रही है उस दिन तुम कहाँ गए थे? अधीर बोला, मैं सानवी की कॉलोनी गया था। वहीं से मुझे वो अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू हुई और उसी रात वो मुझसे मिलने आई थी सानवी के रूप में। दीपक कुछ सोचते हुए, मतलब वो सानवी को भी जानती है और कहीं गए थे? अधीर, उससे पहले तो मैं ऑफिस में ही था, लेकिन फिर अचानक अधीर को कुछ याद आया। नहीं नहीं, उस दिन मुझे एक पार्टी को चेक देना था तो मैं ऑफिस के बाद वहीं गया था। दीपक बोला, उस जगह का पता याद है? हाँ, कहते हुए अधीर ने उस जगह का एड्रेस बताया तो सानवी की आंखें बड़ी हो गई। वो एकदम से बीच में बोली, ये तो शायद वही जगह है जहाँ मैंने मिष्टी को देखा था। दीपक सानवी की तरफ रुख करते हुए बोला, ये मिष्टी कौन है? सानवी ने कॉलेज से लेकर उस दिन की वो सारी घटनाएं बता दी जिनमें मिष्टी का जिक्र था। दीपक खड़ा हो गया और कोई मंत्र बुदबुदाते हुए आंखें बंद कर ली। बहुत देर तक उसने अपनी आंखें बंद रखी। फिर जब आंखें खोली तो सानवी से बोला, जब तुमने मिष्टी को उस रूप में देखा तो क्या तुम उसे देखते ही भाग आई थी? सानवी कुछ याद करते हुए बोली, जब मैं अंदर देख रही थी तो उसके कमरे में बहुत सारी काले जादू का सामान रखा हुआ था। कमरे में चारों तरफ बस मोमबत्ती और दियों से ही रोशनी हो रखी थी। उसने मुझे खिड़की से झांकते देख लिया था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैंने जल्दबाजी में
खिड़की को धक्का देकर बंद कर दिया और दरवाजे की भी बाहर से कुंडी लगा दी ताकि वो मेरे पीछे ना आ सके। दीपक बोला। फिर क्या हुआ? शायद इसके बाद भी कुछ अजीब दिखाई दिया था तुम्हें? सानवी ने फिर अपने दिमाग पर जोर दिया। नहीं, ऐसा मुझे कुछ याद नहीं, और ये 1 साल पुरानी बात हो गई है। दीपक हल्का सा मुस्कुराया। याद करो, जब तुम भागी थी तो उसके कमरे से धुआं निकल रहा था। हाँ हाँ, लेकिन उस वक्त इतनी जल्दी में थी कि उस बात पर गौर नहीं कर पाई। हाँ, उस समय मुझे ये बात अजीब ज़रूर लगी थी। दीपक बोला। जब उसने तुम्हें वहाँ देखा और तुमने घबराहट में जल्दी से खिड़की बंद कर दी और खिड़की से टकराकर उसके कमरे में जलते दिए नीचे गिर गए, जिससे पर्दों में आग लग गई। और जैसा तुमने बताया कि वो काला जादू करती थी, तो उसके कमरे में आग पकड़ने की बहुत सी चीज़ें थी। और फिर तुमने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया, जिससे वो बाहर भी नहीं निकल पाई। नतीजन जलने से उसकी वहीं मौत हो गई। उसकी आत्मा पिछले 1 साल से उसी घर में भटक रही थी, लेकिन जिस दिन अधीर वहाँ गया तो वो अधीर के पीछे चल दी। और तुमने भी बताया कि वो अधीर को हासिल करना चाहती थी। अगर तुम लोग सही समय नहीं आते तो वो अधीर को भी मार देती। सच सुनकर सानवी ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उससे ये सब हो गया। उसे देखकर दीपक वापस बोला। अपराध बोध महसूस मत करो सानवी। वो अपनी इस विद्या का प्रयोग गलत कामों के लिए करती थी। शायद उसके गुनाहों की सज़ा उसे मिली, और आज अगर वो जिंदा होती तो शायद तुमको जीने नहीं देती। कहकर वो रुका और वापस बोला। लेकिन क्या? अधीर संदेह में आकर खड़ा हो गया। पहले वो तुम्हें बहकाकर मारने की कोशिश में थी, लेकिन अब शायद इसके लिए अपनी शक्तियों को काम में ले। इस बार वो सानवी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। दीपक बोला। तो तो अब क्या करे? सानवी चिंता में बोली। परेशान मत हो, बस हमें वहाँ जाना होगा और उसकी आत्मा की मुक्ति करानी होगी, जिससे वो दोबारा तुम्हें कभी तकलीफ ना दे। वो सब वहाँ गए और जैसा दीपक ने कहा वैसे ही किया। अधीर थोड़ा रिलैक्स था कि अब सब कुछ सही होने को था, लेकिन सानवी गिल्ट में थी। वो बस यही सोच रही थी कि जो भी था, मिष्टी चाहे जो भी थी, लेकिन उसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। सब कुछ ठीक होने पर वो घर चले आए। रंजन अपने घर चला गया। सानवी पूरे घर के एक एक कोने में घूम रही थी। वो सब कुछ देख रही थी। आखिर अधीर ने ये सब कुछ उसी के लिए तो बनाया था, तो वो उत्साह से सब कुछ जांच रही थी। कभी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाले कमरे में जाती, तो कभी वापस उतरकर नीचे बने हॉल और कमरे में चली जाती। कभी जाकर किचन देखती, तो कभी बालकनी। अधीर गार्डन में खड़े बस उसे देखे जा रहा था प्यार से। आखिरकार इतने वक्त बाद उसका सही वक्त आ गया था। सानवी वापस ऊपर जाने लगी तो अधीर ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। ये पहली बार था जब दोनों को प्यार भरी छुअन का एहसास हुआ था। सानवी की आंखें बंद हो गई। ये क्या कर रही हो तुम? एक ही जगह को कितनी बार देखोगी? अधीर मुस्कुराते हुए बोला। सानवी ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए पलटी। मेरा घर, मेरी मर्जी, जितनी मर्जी उतनी बार देखूं। अच्छा, लेकिन तुम्हारा घर कैसे? कुछ समझ नहीं आया। अधीर उसका हाथ छोड़कर शरारत से बोला। तो सानवी अपनी कमर पर हाथ रखे उसे घूरने लगी। अरे अरे, यूं ना देखो, सही तो कह रहा हूँ। अच्छा, क्या सही है इसमें? अगर तुम चाहती हो कि ये घर तुम्हारा हो तो शादी करनी होगी ना मुझसे। अधीर बोला तो सानवी ने शर्म से नज़र झुका ली और ऊपर भाग गई। अधीर भी उसके पीछे चला गया। ऊपर कमरे में सानवी खिड़की के पास खड़ी थी। अधीर भी उसके पीछे जा खड़ा हुआ। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि हम साथ हैं। अब तो कुछ गलत नहीं होगा ना अधीर? सानवी बाहर देखते हुए ही बोली। कुछ नहीं होगा, और अगर कोई उतार चढ़ाव आया तो हम साथ हैं ना, साथ मिलकर संभालेंगे। अधीर बोला तो सानवी ने पलटते हुए अधीर को गले लगा लिया। अधीर ने भी उसे बाहों में भर लिया। अगले दिन दोनों की शादी थी। अपनों के नाम पर सिर्फ रंजन उपस्थित था। पहले तीनों कोर्ट गए और फिर मंदिर। रीति रिवाजों से दोनों पति पत्नी के बंधन में बंध गए। रंजन ने उन्हें बधाई देकर आने वाले जीवन में खुश रहने की दुआ मांगी और फिर चला गया हमेशा के लिए। चला गया कभी ना लौटने के लिए। अपनी चाहत को दिल में छुपाए बस भगवान से सानवी की खुशी मांगी और वहाँ से वापस अपनी दुनिया में लौट गया, जहाँ उसका कोई हमसफ़र नहीं था। वो वापस लंदन जाना चाहता था। अधीर और सानवी उसे जाते देखते रहे। वो अनजान होकर भी उनके लिए बहुत कुछ कर गया, जिसकी कीमत शायद वो इस जन्म में नहीं चुका सकते थे, जिसके लिए उसका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम था। अधीर सानवी से बोला। ये इंसान अजनबी कतई नहीं हो सकता। ये तो कोई भगवान का फरिश्ता था जो हमसे पता नहीं कौन सा रिश्ता निभा रहा था और हमारे लिए
इतना कुछ कर गया। सानवी की आंखों में आंसू थे। बेशक अधीर की बात सही थी। उसने बस सहमति में अपना सिर हिला दिया और अधीर के सिर से अपना सिर लगा लिया। अगर आप लोगों को इसी तरह की कहानियाँ पसंद है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।